Hey guys, welcome back to CA Dreams YouTube channel. So this is the lecture number 5C of your chapter number 4 of auditing. And the essay numbers for today are essay number 200, 315, 320 and 505. You just have to write the names of these essays and those who are not participating in this activity, please participate as this will really help you in remembering the essay numbers with essay names. So now I'm starting with the fourth section of your aspects of internal control, aspects of controls. Okay, and I have discussed the last two sections in the lecture number 5B, first section in lecture number 5A, and this is lecture number 5C, and I'm going to discuss fourth section. This will be your last section, and in this way your aspects of internal control will be over. So now we are going to study what are the components of internal control. तो components of internal control का ये मतलब हुआ कि internal control के क्या parts हैं. इंटरनल कंट्रोल के कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि इंटरनल कंट्रोल के क्या पार्ट्स हैं, ठीक है ना. तो एक तरह से मतलब इंटरनल कंट्रोल किन किन बातों से इन्फ्लुएंस होता है. तो अभी तक हम लोगों ने पर्पस के बारे में पढ़ा, ये पढ़ा कि कौन से कंट्रोल्स रेलेवेंट है कौन से नहीं है. एंड फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमें कितनी नेचर क्या किस नेचर के बारे में जाना है एंड कितनी अंडरस्टैंडिंग लेनी किस एक्सटेंड तक. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि और किन किन बातों से जो कंट्रोल्स हैं एक एंटिटी के अंदर वो इन्फ्लुएंस होते हैं. तो बेसिकली 5 कंपोनेंट से इन्फ्लुएंस होता है. ये जो हमारे एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल हैं ये 5 कंपोनेंट उसको अफेक्ट कर सकते हैं. तो इन्हीं 5 कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एनवायरनमेंट, फिर एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन कंट्रोल एक्टिविटीज़ एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. सो स्टार्टिंग विथ कंट्रोल एनवायरनमेंट. तो ये पहला कंपोनेंट है. अब जो भी इन्वायरमेंट है जैसे कि हम लोग भी अर्थ पे रह रहे हैं, ठीक है ना. तो अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक है, एंड जो पूरा वर्ल्ड है बहुत ज़्यादा बड़ा है. अब क्या होता है ना कि जो कुछ एरिया है वो तो बहुत ज़्यादा हमारा लाइक आप फॉरेन कंट्रीज़ में देख लीजिए, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट दिया जाता है, जो उनका क्लीनिंग वगैरह का है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना. वहाँ गार्बेज डिस्पोजल और ये सब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरह से होता है. बट यहाँ पर क्या है इंडिया में, यहाँ पर क्लीनलीनेस को लेकर लोग में उतनी अवेयरनेस तो है नहीं, ना ही गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना रखे हैं. तो आप खुद देखो, आप जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पर आपको जो इन्वायरमेंट होगा वो कैसा मिलेगा, क्लीन. यहाँ पर आप रोड्स वगैरह पे देखोगे तो इतना क्लीन नहीं होता है, ठीक है ना. तो इसी तरह से जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर हम रह रहे हैं वो जो भी इन्वायरमेंट है वो उसके लोगों को, वो उसकी एक्टिविटीज़ को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. तो इसी तरह से जो आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर कंट्रोल्स इम्पोज हो रहे हैं एंटिटी के, तो अगर वो जो कंट्रोल्स होंगे मतलब वो जो इन्वायरमेंट होगा अगर वो ऐसा होगा कि उससे कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट हो पाएँ तो उन कंट्रोल्स का कोई फ़ायदा होगा, वरना वो कंट्रोल्स फेल हो जाएंगे आपके रिस्क को लोअर करने के लिए, ठीक है ना. So the auditor shall obtain an understanding of the control environment. As part of obtaining this understanding, the auditor shall evaluate whether management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior. Now this is very important. अगर जो management है उसने कुछ ऐसा नहीं कर रखा होगा जिससे कि जो environment के अंदर कल्चर है, जो entity के अंदर का कल्चर है, वहाँ पे ना तो एथिकल वैल्यूज़ हैं कुछ भी, एंड जो भी काम होता है वो भी कुछ खास ऑनेस्टी के साथ में नहीं होता है. तो मतलब अगर वहाँ पे ऑनेस्टी एंड एथिकल वैल्यूज़ ही नहीं है तो फिर क्या आपका कंट्रोल जो है वो वहाँ पे वर्क कर पाएगा, नहीं कर पाएगा. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कि जो भी उनकी एंटिटी का काम हो रहा है उसके अंदर ऑनेस्टी हो और एथिकल वैल्यूज़ हो, एथिक्स के साथ में हो. And the strengths in the control environment elements collectively provide an appropriate foundation for the other components of internal control. अब control environment ही ये जो आपके बाकी की components है ना entity का risk assessment process, तो अगर आपका control environment अच्छा होगा तो बाकी के components भी सही से काम कर पाएंगे. बट अगर environment ही ख़राब है तो फिर वहाँ पे कुछ भी आपको नहीं सही हो पाएगा. लाइक अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना पैंडमिक, तो उस वजह से आप लोग क्या बोलते हो, जैसे जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ते थे वो घर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. और अगर घर में इतना स्पेस नहीं है या डिस्टर्बेंस होता है तो आप लोग क्या कहते हो, यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है इस वजह से मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ.
ठीक है ना। तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपकी स्टडी को भी अफेक्ट कर रहा है ना, तो इसी तरह से जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल्स को अफेक्ट करता है। नाउ व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। अब कंट्रोल एनवायरनमेंट की में क्या क्या आता है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में आता है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस। नाउ और जो आपका सबसे टॉप लेवल है वो क्या होता है, TCWG एंड मैनेजमेंट, तो इसलिए उनके क्या फंक्शंस हैं। फिर इसके बाद में TCWG एंड मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस है। एंड जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो एक टोन सेट कर देता है ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे कि इन्फ्लुएंसिंग कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल, जिससे कि जो लोग हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्स को लेकर के कॉन्शियस हो जाते हैं। मतलब जो भी बातें उन्हें ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से उनके कंट्रोल्स फेल हो सकते हैं, तो उन बातों को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर जो आपका कंट्रोल है, अगर जो आपका मैनेजमेंट है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, अवेयर है, एंड उसका एटीट्यूड कैसा है कि हमें किसी भी तरह से जो कंट्रोल्स हैं उससे अपने रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। मतलब पूरा एलिमिनेट तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, बट ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करना है कि रिस्क जो है वो ना रहे। तो ये सब हमारा आता है कंट्रोल एनवायरनमेंट में। अब व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। सो एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट मे बी रिलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। इसके भी कुछ एलिमेंट्स हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के भी। तो आपका कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जिससे कि जो आपकी बाकी के फैक्टर्स हैं, बाकी के कंपोनेंट्स हैं इंटरनल कंट्रोल की, वो बहुत अच्छे से हो जाएँ, एंड जो भी आपका रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए। तो हमारी कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऐसी क्या क्या बात होनी चाहिए। सबसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि जो मतलब कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो मतलब एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। तो वो हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट में। अब हम लोग पढ़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में ऐसा क्या होना चाहिए जो हमारा जो कंट्रोल्स हैं वो इफ़ेक्टिव हो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड उससे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब जो मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जो उसका कल्चर है एंटिटी का, वो ऑनेस्टी और एथिकल वैल्यूज़ के साथ में करे। एंड जो अगर हमारा कंट्रोल एनवायरनमेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे बाकी के कंपोनेंट्स भी उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था, ठीक है ना। अब हम लोग एलिमेंट्स पढ़ते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट की, जिससे कि जो हमारा कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। तो कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। इंटीग्रिटी मीन्स अगेन ऑनेस्टी ओनली। तो मतलब कितना ज़्यादा जो आपका जो लोग हैं एंटिटी के वो कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है कंट्रोल्स को लेकर, कितनी ऑनेस्टी से वो उसको निभा रहे हैं। बिकॉज अगर कोई भी एक बंदा फ्रॉड होगा तो फिर वो कंट्रोल्स क्या हो जाएंगे, इनएफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो या तो आपके कंट्रोल्स ऐसे हों कि वो डिटेक्ट कर पाए उस फ्रॉड को, और या फिर जो आपकी एंटिटी है उसके अंदर ऑनेस्टी एंड एथिकल वैल्यूज। सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। फिर इसके बाद में कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस। अब अगर जो मैनेजमेंट है वही अपनी जॉब से कमिटेड नहीं है, उसका उसी की तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल्स को लगाना। अब उसने ढंग से कंट्रोल्स नहीं लगाए तो क्या वो कंट्रोल्स किसी भी हद तक इफेक्टिव होंगे, नहीं। तो इसलिए हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है वो ये कहता है कि कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, मतलब हमें जो हमारी ड्यूटी है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा कमिटेड रहना चाहिए, तभी जो कंट्रोल्स हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव हो पाएंगे। तो मैटर्स सच इज मैनेजमेंट कंसिडरेशन ऑफ द कॉम्पिटेंस लेवल्स फॉर पर्टिकुलर जॉब्स एंड हाउ दोज लेवल्स ट्रांसलेट इनटू रिक्विजाइट स्किल्स एंड नॉलेज। तो इसका मतलब मैनेजमेंट को कंसीडर करना चाहिए हर बात को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। एंड वो जो है उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी जो भी उसकी ड्यूटी है उसकी तरफ कमिटेड रहना चाहिए। फिर उसके बाद में पार्टिसिपेशन बाय TCWG। ना TCWG अगर है तो वो सबसे ऊपर होता है। अगर TCWG नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो मैनेजमेंट ही सबसे हेड होता है। बट मैनेजमेंट से भी ऊपर कौन होता है, TCWG। तो एक तरह से ये पापा मम्मा हो गए मैनेजमेंट जो है, एंड TCWG क्या हो गए, दादा दादी हो गए, ठीक है ना। तो अगर दादा दादी होते हैं घर में तो दादा दादी जी को सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है, सबसे ज़्यादा उनकी बात मानी जाती है। तो इसी तरह से ये लोग कह रहे हैं कि उनका कितना पार्टिसिपेशन है, ठीक है। अगर घर का बच्चा है जो उसके अंदर वैल्यूज़ आप लोग पुट कर रहे हो, जो संस्कार दे रहे हो बच्चे को, तो उसमें पेरेंट्स का तो पार्ट होता ही है, बट सबसे ज़्यादा उसको वैल्यूज़ कौन देता है, उसके दादा दादी, बिकॉज उनको लाइफ का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। तो इसी तरह से वो कितना उस बच्चे के साथ में पार्टिसिपेट करें ये उस बच्चे के संस्कार को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ दोज TCWG सच एज देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं हो कि मम्मी पापा ने दादा दादी को प्रेशराइज़ कर रखा है, वो दादा दादी की बात ही नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना। TCWG और मैनेजमेंट दोनों इंडिपेंडेंट हो, मतलब TCWG को अगर कुछ लग रहा है तो वो अपनी बात खुलकर बोल सके एंड उसको चेंज करा सके। एंड उनका एक्सपीरियंस कैसा है, फिर उसके बाद में द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट एंड द
इन्फॉर्मेशन दे रिसीव एंड द स्क्रूटिनी ऑफ द एक्टिविटीज़। फिर उसके बाद में वो कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड जो इन्फॉर्मेशन वो रिसीव कर रहे हैं तो वो उसको कितना डीपली चेक करें। तो मतलब जो TCWG अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तो कंट्रोल ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट हो पाएंगे, बट अगर TCWG से उतना मतलब नहीं रहेंगे तो फिर वो कम इफेक्टिव हो पाएंगे। फिर इसके बाद में द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ देयर एक्शंस इंक्लूडिंग द डिग्री टू विच डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड एंड परस्यूड विद मैनेजमेंट एंड देयर इंटरेक्शन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स। अब वो जो एक्शन ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें जो है हमारी TCWG की तरफ से कंट्रोल्स को इफेक्ट करती हैं। फिर इसके बाद में हमारा फोर्थ एलिमेंट है मैनेजमेंट फिलॉसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल। तो मतलब कि मैनेजमेंट जो है अपनी, यहाँ तो उन्होंने कॉम्पिटेंसी था, फिर इसके बाद में कॉम्पिटेंसी का मतलब तो एक तरह से ये हो गया कि वो जॉब डिसाइड कर रहा है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, एंड उस जॉब की तरफ कमिटेड है। अब उसके बाद में मैनेजमेंट क्या बिलीव करता है, उसकी क्या फ़िलॉसफी है एंड उसका ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है। अगर वो कंट्रोल्स को इम्पोज कर रहा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं करनी है, तो इसका यही मतलब है अप्रोच टू टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क। अब लाइक मैनेजमेंट ने रिस्क को अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि बिज़नेस में रिस्क है, उनकी एंटिटी में रिस्क है, तो वो उसको कैसे ले रहा है, ठीक है। फिर एटीट्यूड्स एंड एक्शंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका क्या एटीट्यूड है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की तरफ, एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शंस एंड पर्सन्स। तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट की बातें के कंट्रोल को जो है वो इन्फ्लुएंस करती हैं। फिर उसके बाद में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है। सो द फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटिटीज एक्टिविटी फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान एग्जीक्यूटेड एंड कंट्रोल एंड रिव्यू। तो मतलब जो भी एंटिटी के अंदर, अब अभी तक हम लोगों ने TCWG की बात कर ली, मैनेजमेंट की बात कर ली, और हम लोगों ने किसकी बात कर ली, इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ की। अब जो हमारा एंटिटी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ठीक है ना। अभी तक तो ये इन दोनों से थी, बट जो कंट्रोल्स हैं वो टॉप अथॉरिटी इम्पोज करती है एंड फॉलो तो सारे लोगों को करना होता है ना। तो वही ये लोग बोल रहे हैं द फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटिटीज activities for achieving its objectives are planned, executed, controlled and reviewed। तो वो कैसा है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसके अंदर कंट्रोल्स इम्पोज हो रहे हैं, जो एंटिटी है, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा है, जिसके अंदर जो एंटिटी की एक्टिविटी है फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल्ड एंड रिव्यूड। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट एलिमेंट हो गया असाइनमेंट ऑफ authority and responsibility। तो मतलब matter such as how authority and responsibility for operating activities are assigned and how reporting relationships and authorization hierarchies are established। तो मतलब जो सही बंदा है उसी को वही काम मिला है, और साथ में सुपीरियर सबॉर्डिनेट का कुछ है या नहीं। बिकॉज आप खुद सोचो, लाइक आपके ये जो CA है, ठीक है, जो आपका ये CA का प्रोफेशन है, इसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो इसमें बच्चे के ऊपर अलग से किसी का प्रेशर नहीं होता। वो खुद से प्रेशर लेना चाहे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ना है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं पढ़ा सकती है। बट उसी तरफ अगर आप कॉलेज की तरफ जाओ तो बच्चे के ऊपर वो अगर प्रेशर नहीं भी लेना चाहे ना, उसके मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना चाहते हुए भी उसके ऊपर होता है कॉलेज का। बिकॉज़ इतने ज़्यादा इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं, देन एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इतनी बार जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने स्कूल में इमेजिन किया होगा, यूनिट टेस्ट होते थे, सेमेस्टर्स होते थे, फिर फाइनल्स होते थे। तो उस वजह से क्या होता था ना, आपके ऊपर एक डंडा रहता था कि ये टेस्ट आ रहा है और मुझे इसकी तैयारी करनी है। बट अभी क्या होता है, जो बच्चे टेस्ट वगैरह देते हैं, सीरियसली करते हैं, वो तो पास हो जाते हैं, बट जो नहीं करते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बिकॉज़ कुछ भी आपका कोई सबॉर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप तो है नहीं, ठीक है ना। आप किसी के सबॉर्डिनेट है नहीं, आपके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं, खुद से जो आप करना चाहो वो कर सकते हो। तो उस वजह से क्या होता है ना, आप अपनी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स तक नहीं पहुंच पाते हो। इसी तरह से एंटिटी में ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा टॉप एंड जो एंटिटी है बस वही है। टॉप, मिडिल, लोअर ये सारी की सारी हैं या नहीं है, और उसके बाद में भी लोअर को भी कोई सुपरवाइज़र है या नहीं, लोअर लेवल जो है। तो इसी तरह से आपको ये देखना है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप्स प्रॉपरली हैं या नहीं है, एंड जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका डेलीगेशन आपने किया है या नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं, बिकॉज जो मैनेजमेंट है वो कुछ ही लोग होते हैं, वो पूरी एंटिटी पे नज़र नहीं रख सकते। इसलिए आप छोटे छोटे लेवल्स पे हेड और वो बनाएं, अगर लोग मतलब लोगों का कोई हेड बनाएं छोटे छोटे लेवल्स पे, तो उससे क्या होगा,
उससे जो काम है वो ज़्यादा इफेक्टिवली होगा एंड रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम हो जाएगी, तो कंट्रोल्स ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे। उसी तरह से ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, ना पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस दैट रिलेट टू फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन, काउंसलिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड रेमेडियल एक्शंस। तो ये जो है ह्यूमन रिसोर्स आपका कैसा है, कितना कॉम्पिटेंट है, कैसा उसका रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग वगैरह हो रहा है, ये भी आपके जो कंट्रोल है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये सारा का सारा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कंट्रोल एनवायरनमेंट पढ़ लिया। 15 मिनट्स का वीडियो हो गया है अभी तक, एंड अभी तक हम लोगों का एक ही कंपोनेंट हुआ है, बट स्टिल हम लोग सारे करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एंटिटीज़ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है, तो जो ऑडिटर है वो तो अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऑडिटिंग के लिए करता ही करता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी रिस्क को असेस करे एंड जो भी उसको लग रहा है कि हाँ रिस्क हो सकते हैं उसके हिसाब से कंट्रोल्स पुट इन करे। सो द ऑडिटर शेल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर द एंटिटी हैज़ अ प्रोसेस फॉर, तो ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि क्या ये जो मैनेजमेंट है इन्होंने कुछ ऐसा करा है, रिस्क असेसमेंट करा है इन्होंने, ठीक है। तो वो क्या करेगा, द ऑडिटर शेल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर द एंटिटी हैज़ अ प्रोसेस फॉर, तो ऑडिटर को ये चेक करना होगा कि जो एंटिटी है क्या उसके पास में ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे कि वो बिजनेस रिस्क जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से एसोसिएटेड है, रेलिवेंट है उसके लिए, वो आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए, ऐसे कुछ उन्होंने प्रोसेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनबिल्ट कर रखा है या नहीं। फिर उसके बाद में एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क, ऑडिटर को ये भी देखना होगा कि क्या कोई ऐसा प्रोसेस मैनेजमेंट ने लगा रखा है जिससे कि वो ये देख पाएँ कि कौन सा रिस्क उनके लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, और कौन सा रिस्क उतना रेलिवेंट नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इम्पैक्ट का उन्होंने कुछ ऐसा एनालिसिस का कुछ प्रोसेस अपने एंटिटी में इनबिल्ट कर रखा है या नहीं। फिर उसके बाद में कितने चांसेस हैं उस रिस्क के होने से, उसका कुछ उन्होंने एस्टिमेट लगाया है या नहीं, एंड डिसाइडिंग अबाउट एक्शंस टू एड्रेस दोज रिस्क, और अगर उस रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए हैं और वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट भी लग रहे हैं, मटीरियल भी लग रहे हैं, तो उसको डील करने का मैनेजमेंट ने क्या कंट्रोल्स ऐसे लगाए हैं, क्या उसने सोचा है कि अगर ये रिस्क हो जाएंगे तो हम क्या एक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी बातें ऑडिटर को चेक करनी होगी कि क्या एंटिटी ने कुछ ऐसा प्रोसेस लगा रखा है या नहीं। सो एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द रिस्क टू बी मैनेज इफ दैट प्रोसेस इज एप्रोप्रिएट, एंड अगर ऑडिटर को लगता है कि वो जो प्रोसेस है वो एप्रोप्रिएट है, सो इट वुड असिस्ट द ऑडिटर इन आइडेंटिफाइंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो ऑडिटर को हेल्प मिल जाएगी एंड वो भी उस प्रोसेस को जो है एज अ हेल्प ले लेगा अपने रैप में, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में। एंड वेदर द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज अप्रोप्रिएट टू द सर्कमस्टांसेस इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, और वो कितना रेलिवेंट है, जो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है वो ऑडिटर के लिए कितना ज़्यादा रेलिवेंट है, वो डिपेंड करेगा ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे। तो अगर उसको लगेगा कि ये ठीक है तो वो इंक्लूड कर लेगा, वरना वो नहीं करेगा। फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन सिस्टम, बट इस सी वाले पॉइंट से मैं पहले आपको डी वाला पढ़ाना चाहूँगी एंड देन मैं आपको ई वाला करा दूँगी। सी वाले से पहले हम लोग पहले डी और ई कर लेते हैं। Control activities component of internal control. So the auditor shall obtain an understanding of control activities relevant to the audit which the auditor consider necessary to assess the risk of material misstatement. ऑडिटर को क्या लेना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए उन कंट्रोल्स की जो उसको लगता है कि रेलिवेंट है, मतलब विच द ऑडिटर कंसिडर नेसेसरी टू असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो उन कंट्रोल्स की उसको अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए। एंड audit requires an understanding of only those control activities relating to significant classes of transactions, account balance and disclosures. तो ये वही बात हो गई मटीरियल रिस्क, ठीक है। मटीरियल रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट से भी जो भी उसको कंट्रोल से एसोसिएट लगेंगे ऑडिटर सिर्फ उन्हीं से ही मतलब रखेगा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एंड द assertions which the auditor finds relevant in this risk assessment process, तो सिर्फ वो उन्हीं कंट्रोल्स और उन्हीं assertions से मतलब रखेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में कंट्रोल एक्टिविटीज़। अब कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं क्या, कंट्रोल एक्टिविटीज़ आर द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट हेल्प इंश्योर दैट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स आर कैरीड आउट। कंट्रोल एक्टिविटीज़ वो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर को इस बात की एश्योरिटी लेने में हेल्प करते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो अपनी ड्यूटी सही से निभा रही है कंट्रोल्स को इम्पोज करने की। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ वेदर विद इन IT और मैनुअल सिस्टम्स, अब वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू है या मैनुअली है, have various objectives and are applied at various organizational and functional levels. So example of specific control activities include those relating to the following. अब ये जो control activities है ये इन सारी चीज़ों पे हो सकती है,
फिर उसके बाद में कंट्रोल एक्टिविटीज़ दैट आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर। अब ऑडिटर को तो सिर्फ इन्हीं से मतलब है, तो वो क्या है वो देख लेते हैं। वो कंट्रोल एक्टिविटीज़ दैट रिलेट टू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड दोज दैट रिलेट टू रिस्क फॉर विच सब्सटैंसिव प्रोसीजर अलोन डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो वही जो है ऑडिटर के रेलेवेंट होती हैं जो सिग्निफिकेंट रिस्क के से एसोसिएटेड होती हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़, एंड दोज रिलेट टू रिस्क फॉर विच सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स। मतलब वो ऑडिटर जो है वो उन कंट्रोल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा मतलब रखता है जिससे कि एक तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क वाली होती हैं और साथ में दोज रिलेट टू रिस्क फॉर विच, जिससे मतलब सब्सटैंसिव प्रोसीजर अकेले सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले सकता है। तो मतलब उसको मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर है उसमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंसिव प्रोसीजर होता है। एक सेकेंड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटैंसिव प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद में ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ सब्सटैंसिव प्रोसीजर करके मैं इस बात का पता नहीं लगा पाऊंगा कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है या कम है, तभी तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करोगे। यही तो हम लोगों का डिस्कस हुआ था। तो वो यही कह रहे हैं, जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ जिससे या तो सिग्निफिकेंट रिस्क है या फिर ऑडिटर को ये लगता है कि मैं अगर सिर्फ सब्सटैंसिव प्रोसीजर करूँगा तो मुझे प्रॉपर जो है इसका आइडिया नहीं हो पाएगा इसके रिस्क का, तो क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करेगा एंड वही हो गया आपका रेलिवेंट फॉर ऑडिटर। ठीक है ना। फिर उसके बाद में दोज दैट आर कंसीडर टू बी रेलिवेंट इन द जजमेंट ऑफ ऑडिटर, जो ऑडिटर को लगेगा कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में एज पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क आइडेंटिफाइड आर इन द ऑडिटर्स जजमेंट अ सिग्निफिकेंट रिस्क। फिर उसके बाद में वो ये भी देखेगा कि मतलब ये तो वही इन्होंने रिपीट कर दिया, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एनी ऑफ द रिस्क जो उसने आइडेंटिफाई किया है क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो वो इन्होंने यहाँ पे भी दे दिया है, तो ये पॉइंट रिपीटेड ही है। ठीक है। तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ उसके लिए क्या क्या रेलिवेंट होंगी, जो या तो सिग्निफिकेंट रिस्क को रिजल्ट करी हो या फिर उसको ऐसा लग रहा हो कि सिर्फ सब्सटैंसिव प्रोसीजर से मैं उसका पता नहीं लगा पाऊंगा, एंड दोज दैट आर कंसीडर टू बी रेलिवेंट इन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, तो सिर्फ वही जो है इसके लिए वो रेलिवेंट होंगी। फिर उसके बाद में इन एक्सरसाइजिंग जजमेंट एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर शैल कंसीडर एटलीस्ट द फॉलोइंग। In exercising judgment as to which risk are significant risks, the auditor shall consider at least the following। तो इसमें जैसे इन्होंने ये बताया प्रोफेशनल जजमेंट की यहाँ बात हो रही है, तो जब वो प्रोफेशनल जजमेंट लगाएगा ये देखने में कि कौन सी रिस्क सिग्निफिकेंट है एंड कौन सी नहीं है, तो ऑडिटर को एटलीस्ट इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या वो रिस्क फ्रॉड की है, ठीक है, अगर वो उसको लग रहा है कि रिस्क फ्रॉड की वजह से, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। फिर वेदर द रिस्क इज़ रिलेटेड टू रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग और अदर डेवलपमेंट लाइक चेंजेस इन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट एंड देयरफॉर रिक्वायर्स स्पेसिफिक अटेंशन। क्या कोई रिस्क ऐसी है जिसकी वजह से मतलब ये जो बातें हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग या अदर डेवलपमेंट लाइक चेंजेस इन रेगुलेटरी रेगुलेशंस वगैरह में, मतलब कोई ऐसा रिस्क है जिसमें स्पेशल अटेंशन चाहिए हो, तो मतलब स्पेशल अटेंशन सपोज़ इन सारी चीज़ों में से किसी एक में चाहिए हो तो उसमें रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो अगर उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं पे भी कोई रिस्क है तो वो ऑडिटर क्या मानेगा, सिग्निफिकेंट रिस्क। ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो वो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से आ जाते हो तो प्लीज़ इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। फिर वो ट्रांजेक्शन्स कितनी कॉम्प्लेक्स हैं, अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगी तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएगी। फिर वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज़, अगर रिलेटेड पार्टीज़ के साथ में, तो रिलेटेड पार्टीज़ के साथ में तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है ना कि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क की चांसेस हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उसको कंसीडर करनी चाहिए। फिर इसके बाद में द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्क, स्पेशली दोज मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। तो वो जो डिग्री है सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट की, वो इस बात से भी इन्फ्लुएंस होगा कि जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन द मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिस्क। अगर वो रिस्क आपको हाई लग रहा है तो ऑब्वियसली आपके लिए वो सिग्निफिकेंट ही हो गया ना। तो जो डिग्री है सब्जेक्टिविटी की, कितना वो आपको सब्जेक्टिव लग रहा है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये हुआ कि ऑब्जेक्टिव जो है वो तो सभी के लिए ट्रू हुआ, सब्जेक्टिव जो है जो सिर्फ आप ही को लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ ये आपको लग रहा है बट अगर दूसरा इसको कंसीडर करेगा तो गलत हो सकता है, तो वो एक तरह से रिस्क हो गया ना। तो इसलिए उसको आप ज़्यादा सिग्निफिकेंट उसमें मानोगे, इसका डीप एनालिसिस करोगे जिससे आप एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन तक पहुँच पाओ।
तो स्पेशली दोज मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, मतलब आपको ये लग रहा है कि मैं इसका जो मेजरमेंट है कर नहीं पा रहा हूँ कि ये कितना ज़्यादा इसका डिग्री हो सकता है रिस्क का, एंड आप क्या कर रहे हो उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव डिसीजन एक ले पा रहे हो। ठीक है ना। फिर इसके बाद में वेदर द रिस्क इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस दैट आर आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर द एंटिटी और दैट अदरवाइज अपीयर्स टू बी अनयूजुअल। तो मतलब अगर कोई ऐसा अनयूजुअल ट्रांजेक्शन लग रहा है तो उसके लिए भी फिर जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो इन सारी बातों से जो है ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट लेता है कि उस रिस्क को सिग्निफिकेंट रखना है या नहीं रखना है। अब सिग्निफिकेंट रिस्क के बारे में और इन्होंने इन डेप्थ जो है वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। To significant risk often relate to significant non-routine transactions or judgmental matters. Non-routine transactions are transactions that are unusual due to either size or nature and that therefore occur infrequently. तो significant risk कौन सी होती हैं? Significant risk often relate to सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन्स आपके डेली रूटीन में नहीं होते हैं या फिर जो जजमेंटल होते हैं, जो मैटर्स जजमेंटल होते हैं, वो जो उससे रिस्क जो एसोसिएटेड होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स कौन से होते हैं? जो अनयूजुअल होते हैं ड्यू टू द साइज नेचर और दैट देयरफॉर अगर इनफ्रिक्वेंटली, जो फ्रिक्वेंटली बार बार जो नहीं होते हैं। फिर जजमेंटल मैटर्स में इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स फॉर विच देयर इज सिग्निफिकेंट मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। जो जजमेंटल मैटर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? जिसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब आप लोग जो है वो अपनी तरफ से ही लगा पा रहे हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर जो दूसरा है वो उस बात को नहीं कर रहा, लाइक आपके पास होने का जो वो है। कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मैं पास हो जाऊँगा, बट कुछ बच्चे क्या होते हैं वो एंड टाइम तक जो है उन्हें डर ही लगता रहता है कि पता नहीं पास हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, स्पेशली सी एग्ज़ाम्स में। तो ये जो है एक जजमेंटल मैटर हो गया ना, तो ये वही बात हो रही है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स का मैं एक एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ कि जो मतलब अनयूजुअल नेचर के, लाइक जो लॉटरी है या फिर ऐसा होता है कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी के हाथ आ गया, तो वो बार बार तो नहीं होता ना, तो वो एक तरह से अनयूजुअल नेचर के हो गए, तो उस चीज़ का ऑडिटर को डीप एनालिसिस करना होगा। फिर सिग्निफिकेंट रिस्क आर इनहेरेंट रिस्क विद बोथ अ हायर लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस एंड अ हायर मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट। अब सिग्निफिकेंट रिस्क जो है वो रिस्क होते हैं जो इनहेरिटेड होते हैं, एंड ये होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, एंड जो अगर हुए तो मिस स्टेटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो द ऑडिटर असेसेस assertions affected by a significant risk as higher inherent risk. The following are always significant risk of material misstatement due to fraud and significant transactions with related party। तो ये जो है सबसे ज़्यादा हमेशा ही significant risk होते हैं। Now risk of material misstatement greater for significant non-routine transaction. Risk of material misstatement may be greater for significant non-routine transactions arising from matters। अब हम लोगों की नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ग्रेटर मैनेजमेंट इंटरवेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगर मैनेजमेंट जो है वो एक बात को ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे, लाइक ये होता है ना, हम कोई बात अगर झूठ बोल रहे होते हैं तो हम उसकी सफाई देने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो उसी तरह की यहाँ बात हो रही है। फिर ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन। अगर मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा आपको लग रही है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स ओवर द रिस्क। फिर इसके बाद में ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं? ग्रेटर होती हैं सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स, जैसे कि मैनेजमेंट ज़्यादा उसको एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर मैनुअल इंटरवेंशन ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, या फिर जो नेचर है नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स का विच में मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंटिटी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स। कुछ ऐसा नेचर है जिसकी वजह से एंटिटी इफेक्टिव कंट्रोल्स नहीं लगा पा रही, तो उसमें क्या हो जाता है? हाई अमाउंट ऑफ रिस्क हो जाता है एंड वो सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाता है। फिर इसके बाद में रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स। तो इसमें ये है कि जो ग्रेटर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स, आई नो आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होगे, तो मैं एक बार ना आपको फिर से बता देती हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ ऑडिटर जो है उन कंट्रोल एक्टिविटीज़ से ही मतलब रखेगा ज़्यादा, जो या तो सिग्निफिकेंट रिस्क की होंगी, या फिर सिर्फ उसका ऐसा लग रहा होगा सब्सटेंसिव प्रोसीजर से उसका मैं कोई आइडिया नहीं लगा पा रहा हूँ, और या फिर जो है वो जजमेंट के मतलब उसके प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग उसको इम्पॉर्टेंट लगेंगी। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि अगर वो प्रोफेशनल जजमेंट करेगा तो उसमें वो एज टू विच रिस्क आर सिग्निफिकेंट रिस्क द ऑडिटर शैल कंसिडर एट
एटलीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे, प्रोफेशनल जजमेंट की बात हो रही है कि वो प्रोफेशनल जजमेंट मतलब ये वाला सेकेंड वाला पॉइंट, इससे एसोसिएटेड यहाँ बातें हो रही हैं। तो ये मैंने आपको बोला था कि आप इसको मार्क कर लो। फिर इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दे दिया वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क का दे दिया। तो इसमें भी इन्होंने कोई ज़्यादा नई बात नहीं कही, इन्होंने नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन एंड जजमेंटल मैटर्स के बारे में इलेबोरेट कर दिया। तो ये एक तरह से ये आपका ना चार्ट टाइप का बन गया। सबसे पहले बात हो रही है कंट्रोल एक्टिविटीज़ की। तो उसमें जो आपकी बात हो रही है, ओह गॉड, कंट्रोल एक्टिविटीज़ में जो आपकी बात हो रही है वो एक तो हो रही है आपकी सिग्निफिकेंट रिस्क की और एक हो रही है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट की, ठीक है ना। तो जो आपका सिग्निफिकेंट रिस्क है, जो आपका सिग्निफिकेंट रिस्क है उसको उन्होंने दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कर दिया। एक तो उन्होंने कर दिया नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स और एक उन्होंने कर दिया आपका ये नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स एंड जजमेंटल मैटर्स, ठीक है, जजमेंटल मैटर्स। तो ये जो जजमेंटल मैटर्स हैं और प्रोफेशनल जजमेंट है तो ये एक तरह से हैं तो एक ही, बट इन्होंने इसको ऐसे करके एलैबोरेट करके बार बार उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो यहाँ पे इन्होंने नॉन रूटीन का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। अब यहाँ पे ये लोग इसका दे रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स। तो ये एक तरह से उसका जो आपका सिग्निफिकेंट रिस्क वाला पार्ट है उसका सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं हो रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड वे में दे दिया है। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स। तो इन्होंने एक तो यहाँ पे दिया था कि प्रोफेशनल जजमेंट जब वो कंसीडर करेगा तो क्या क्या बातें कंसीडर करेगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स इसमें ज़्यादा होंगे तो वो कौन से होंगे। जजमेंटल मैटर्स आप ज़्यादा उसमें किस में ले पाओगे, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ग्रेटर मे बी ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंटल मैटर्स दैट रिक्वायर द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अराइजिंग फ्रॉम मैटर्स सच एज द फॉलोइंग। तो अभी तक ये था कि जब हम जजमेंट लेंगे तो हम किन किन बातों को कंसीडर करेंगे, रिस्क ज़्यादा होगा या कम होगा। अब ये लोग ये बोल रहे हैं कि जो जजमेंटल मैटर्स हैं तो हमें कब हम ये लगाएंगे कि रिस्क ज़्यादा है या कम है, ठीक है। तो इसमें ये लोग ये बता रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और रेवेन्यू रिकॉग्निशन मे बी सब्जेक्ट टू डिफरिंग इंटरप्रिटेशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं वो अलग अलग मतलब दे रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बन जाएगा, जो मतलब जिसमें आपको जो अपना प्रोफेशनल जजमेंट है वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब प्रोफेशनल जजमेंट आपको ज़्यादा लेना है तो यही वाले पॉइंट हो गए, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको ये लग गया, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला। अकाउंटिंग जो आपके प्रिंसिपल्स हैं एंड एस्टीमेट्स हैं वो जो है डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर अकाउंटिंग एस्टीमेट्स अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो दोनों मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो उस वजह से वो क्या हो गया, यहाँ पे डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे रिस्क जो है वो ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद में रिक्वायर्ड जजमेंट में भी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स और रिक्वायर रिजम्पशंस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जजमेंट अबाउट फेयर वैल्यू। तो मतलब फेयर वैल्यू का कितना जजमेंट है, उसकी क्या फेयर वैल्यू है, तो इसमें एजम्पशंस आप अपने पास से लगा रहे हो तो ये भी क्या हो गया, यही वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो बस इन्होंने यही बोला है कि ये जो है इनकी सारी कंट्रोल एक्टिविटीज़ से जो ऑडिटर है उसका मतलब होगा। तो इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा व्हाट टू से, इन्होंने बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड वे में कर दिया है, बट इसमें इन्होंने ना उसी बात को खींचा है। जैसे आप देख सकते हो ऑफन रिलेट टू सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स एंड जजमेंटल मैटर्स। तो फिर इन्होंने इसी को यहाँ एक्सप्लेन करा है, ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स, तो मतलब रिस्क सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए कब ज़्यादा होगी और जजमेंटल मैटर्स के लिए कब ज़्यादा होगी। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब हम जजमेंट एक्सरसाइज करेंगे जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो ये इन्होंने ना इस वाले फर्स्ट वाले पॉइंट को इन्होंने एक्सप्लेन करा है कि हम कैसे ये जजमेंट लगाएं, कैसे इस बात का आइडिया लगाएं कि जो रिस्क है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हो एंड आई गेस मुझे आपका ये एक्सप्लेनेशन यहीं एंड कर देना चाहिए। एंड ये जो आपका ई और बी वाला जो पॉइंट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी बिकॉज आई गेस आज के लिए काफ़ी हो गया है। एक बार मैं फिर भी आपको फिर से बता देती हूँ ये, बिकॉज मुझे खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा दैट पता नहीं आपको समझ आया या नहीं। तो एक बार मैं आपको ये फिर से बता देती हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ।
जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है कि पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को ये एश्योर करने में, ऑडिटर को ये एश्योर करने में कि मैनेजमेंट ने अपना काम किया है या नहीं। अब क्या जो ऑडिटर है वो सारे के सारे कंट्रोल एक्टिविटीज़ से इन्फ्लुएंस होगा? नहीं, वो सिर्फ उन्हीं से होगा जो उसको ऐसा लग रहा है कि सिग्निफिकेंट है, ठीक है। एक तो उसको लग रहा है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है, जो कंट्रोल जो रिस्क जो सिग्निफिकेंट है सिर्फ वो उन्हीं की कंट्रोल एक्टिविटीज़ देखेगा। जो उसको ऐसा लग रहा है कि वो सब्जेक्टिव सब्सटेंसिव प्रोसीजर से नहीं चेक हो पा रहे हैं, तो उसको देखेगा। और वो क्या देखेगा? जो उसको लग रहा है रेलिवेंट इन द जजमेंट ऑफ ऑडिटर, ठीक है। तो फिर ये जो आपका जजमेंट है, मतलब इस बात का जजमेंट आप कैसे लोगे कि वो रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं? तो वो आप इन सारे पॉइंट से लोगे कि क्या वो रिस्क फ्रॉड का है या उसका है। फिर इसके बाद में इन्होंने सिग्निफिकेंट रिस्क को और फर्दर एलैबोरेट कर दिया, और इसमें इन्होंने सिग्निफिकेंट रिस्क को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स वाले और जजमेंटल मैटर्स वाले। तो रिस्क जो है वो नॉन रूटीन से कब ज़्यादा होगी, और जो आपका जजमेंटल मैटर्स है उसमें कब ज़्यादा होगी। तो बस इन्होंने यही दिया है। इसको आप एक बार अच्छे से और रीड कर लो, एंड प्लीज़ कमेंट कर दो अगर आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि इस पॉइंट को मैं जो आपका ई वाला पॉइंट है ना, ई और बी वाला पॉइंट है, उसके साथ एक बार फिर से समझा दूँ, तो शायद आप लोग को समझ में आ जाए। बिकॉज इसमें मेरे को खुद सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा कि हो सकता है किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो। तो आई एम सेइंग कि मैं इसको रिपीट कर दूँगी कल वाली वीडियो में। तो हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो जो है वो मैं यहीं एंड कर रही हूँ, एंड नाउ I should start with English explanation. So the English explanation is going to start from here. Okay. So in this video we are going to cover um, 2 components, because time is a little short, so that is why I will cover only 2 components: the control environment and entities assessment process. Then these 3 components I'll explain you in the next video, that will be your 5D video. Okay, because this is a bit lengthy topic, that is why I have to make 4 videos on it. So your first component talks about, now what are the components? Components, you can say that parts of internal control. Now we have studied aspects of internal control, that were the areas of internal control, right? So we studied about the nature, purpose, then we studied that to which controls is auditor, which controls are relevant for the auditor. Then we studied to which nature, to which extent and of what nature controls we will check. Now we are going to study that what are the actually components of internal control, what all is included in internal control which makes it more effective or more ineffective. So there are basically 5 components of internal control: control environment, entities, risk assessment process, information system, control activities, and monitoring of controls. So first we will learn about control environment. Now the environment in which you are operating plays a very significant role. Like suppose let's take an example of a class. Okay, so if the students of the class are committed to their work, okay, there is a proper discipline, there are proper rules and regulations maintained, then the knowledge that those students will be very effective, and they will be able to get more success, or you can say they will get more education or more knowledge. On the other half, if you consider a class that has lots of indisciplined students, there is no proper rules and regulations, and there is no proper authority to take the responsibility of those students, then will the students be able to study? No. So this is what an environment plays a role. Okay, this in this way the environment has a very large impact on the activities that are operating inside it. So let's come back to the topic, the control environment. Okay, so the environment under which the controls are being operated is the control environment. So the auditor shall obtain an understanding of the control environment. As part of obtaining this understanding, the auditor shall evaluate whether, now the auditor should have an understanding of the control environment, because if the auditor will find that the control environment is good, then will he able to conclude that the controls that are operated in this environment are very effective, and vice versa, right? So as part of obtaining this understanding, the auditor, now how will the auditor evaluate that whether this environment is good or not that effective? So he shall consider the following points. So first point is that
whether the management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior, and whether that environment is strong or not. Okay, so first point is that if there will be no honesty, no ethical values, then do you think that those controls will have any you can say any effect? No, because there is one inherent limitation of internal control also, that management is itself committed in fraud. Okay, management has itself committed fraud, then will those controls have any impact? No. Okay, so they are just saying that if the management will be dishonest, or if the management will have no ethical behavior, then those controls will become ineffective. So that is why the auditor shall assure that whether that environment has a management who has honesty and ethical behavior, and on the other hand he will also conclude that whether the control environment is strong enough or not. Okay, so how will he determine that whether the control is strong or not? So we will consider the following elements, okay, which we are going to study in just few minutes. And also the strength of the control environment affects all the other four components of internal control. Okay, so if your control environment will be strong enough, okay, if it will be the people operating inside the environment will be more sincere, then the auditor will be able to the entity will be able to operate with all the four components very effectively. On the other hand, if the environment is not good, then all the internal control and all the components of internal control will fail to be effective. So what is all included in control environment? Basically the controls are imposed by the top authority, so the governance and management functions, then attitude, awareness and actions of TCWG, and these are all who make the control environment, and obviously the people of the organization. Okay, so all this is included in the control environment. So control environment sets the tone of an organization, influencing the control consciousness of its people. Okay, so basically who all are included in control environment? TCWG, management, and your people of the organization. So it depends on them that how committed and how honest they are. If they are more honest and if they are more committed, then the controls will be more effective. Now what are the elements of control environment? So means how should be our control environment to make the controls very effective? So the control environment should have proper integrity and ethical values. Then the people, okay, the people who are in the control environment, or the people of the entity, should be committed to their work. Okay, then the TCWG should have a equal participation, because if there is TCWG and management both, then TCWG is the highest authority, then comes your management, and then comes the other people. So if the TCWG will have enough control on management, or have enough control on the regulation of the whole entity, then the organization will be more disciplined, and the control environment will be able to make the controls more effective. Okay, so participation by TCWG, attributes of those charged with governance, such as that whether they are independent from the management. TCWG should be always be independent from the management, because TCWG should correct the decisions of management. It should not happen that management is influencing the TCWG. Okay, then their experience and stature. So how experienced is the TCWG plays a very vital role on the control environment. Then extent of their involvement and the appropriateness of their actions. So if their actions are appropriate, then the control environment will be more strong. Then what is the management philosophy and operating style? That means what is the approach of assessment of their businesses, what is their attitude. Okay, then your organizational structure depends upon the framework in which the controls are being operated. Then assignment of authority and responsibility, that means if your organization has a proper superior and subordinate relationship, then the controls will be more effective. Then human resource policies, if the human resource that is in the organization is properly recruited, trained, so the controls will be more effective there.
then comes your second component, that is your entity's risk assessment process, so component of control environment. So the auditor shall obtain an understanding of whether the entity has a process for identifying business risk relevant to financial reporting. Now the auditor shall obtain, now it is the duty of the management also to have a risk analysis of their entity. Okay, if they will do a proper risk analysis, then they will be able to impose those controls which will help them to lower the impact of those risks, right? So when the auditor does the audit procedure, he will obtain an understanding that whether the entity of which the auditor is doing the audit has a proper process of identifying businesses, has a proper process of estimating the significance of risk, and what is the likelihood that they have assessed. Okay, what are the chances that this risk will happen. Also, the auditor should also check that whether the management has made proper decisions, that what actions he will take if these risks will happen. So this all the auditor has to check, and with this the auditor will be conclude that what is the position of the risk identification of management. And if the auditor will feel that management has done a proper identification of risk, okay, if the auditor will feel that that process is appropriate, then he will include it in his process also. And if he will find that it is not that appropriate, then the auditor will do further analysis. Okay, then I also explained this point, and this point was just about control activities to which the auditor is concerned. But this topic, because time is short, so I'll explain you in the next video, and in Hindi explanation also I'll explain this topic again, because I found that the students might not be that clear. So that is why in the next video I will cover topic number, you can say the component number C, D and E. Okay, so I'm ending this video here, and I hope that you are getting help by these videos, and if you're really getting helped, then please do comment. Okay, so all the best and thank you so much.